हेलो साथियों, जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान फर्स्ट अध्याय का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको दर्पण और प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताया था। आज गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो हेडिंग है गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना दिया जाता है तो ऐसी संरचना गोलीय दर्पण कहलाती है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। जब पृष्ठ के अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है तो दर्पण उत्तल दर्पण होता है, और जब बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश की जाती है और अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक होता है तो प्राप्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। तो मुख्य फोकस ज्ञात करने के लिए, जैसे ये कोई अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है इसका ध्रुव कहलाएगा, और इस दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष। तो मुख्य फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित, जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटते हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसको जब डॉट डॉट करके यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा और ये अवतल का मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या है मुख्य फोकस की परिभाषा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में किरणें वास्तविक रूप में काटती हैं और उत्तल में आभासी रूप में, इसलिए जो अवतल का मुख्य फोकस होता है ये वास्तविक कहलाता है और उत्तल का मुख्य फोकस होता है ये आभासी कहलाता है। इसके बाद है दूरियां नापने की चिन्ह पर काटी। दूरियां नापने की चिन्ह पर काटी। तो जैसा माना ये दर्पण है अवतल, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। इस ध्रुव से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो जो मुख्य अक्ष होगी ये एक्स अक्ष की तरह होगी, ये स्पर्श रेखा वाई अक्ष की हो, और एक जो ध्रुव है ये मूल बिंदु की तरह होगा। तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो प्लस की होंगी, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां माइनस की होंगी। इस मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां प्लस की लेना है और नीचे साइड की दूरी माइनस की लेना है। जैसे गणित में
अक्षांश होते हैं, ठीक उसी तरह से इस बिंदु जो P है ये मूल बिंदु की तरह कार्य करेगा। मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी माइनस होती है, तो ध्रुव के बाईं ओर की दूरी माइनस होगी, ध्रुव के दाईं ओर की दूरी प्लस होगी। ये जो अक्ष है ये एक्स अक्ष की तरह काम करेगा, तो इसके ऊपर की साइड दूरियां प्लस की होंगी और नीचे साइड की दूरियां माइनस की होंगी। इसी तरह से उत्तल में भी ये उत्तल दर्पण होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, ये ध्रुव है, ये ध्रुव से ऊपर जाने वाली स्पर्श रेखा है, तो इस तरफ दूरियां बाईं ओर माइनस की होंगी, दाईं ओर दूरियां प्लस की होंगी, मुख्य अक्ष की ऊपर की ओर दूरियां प्लस की होंगी और नीचे की ओर दूरी माइनस की होगी। ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस तरह से जब भी सवाल लगाएंगे जो दूरियां होंगी तो इस हिसाब से लेंगे। इसके बाद आता है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के मुख्य रूप से 3 नियम होते हैं। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, तो यहाँ ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष होगा, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, ये केंद्र की ओर जा रही थी, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। और तीसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से 3 प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। पहला नियम, यदि किरण वस्तु से चलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाती है। और यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो इन 3 नियम में से किन्हीं भी 2 नियम के अनुसार प्रकाश की किरणें लाती हैं और दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वह बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसके बाद
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस तरह का बनेगा, इसके प्रमुख नियम निम्न हैं। तो पहली स्थिति है नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो माना ये अवतल दर्पण है एम एन, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो किसी भी दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है ये वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के ठीक मध्य में होता है। तो माना वस्तु अनंत पे है, यहाँ कोई वस्तु है ए बी, तो जो 3 नियम लिखा है उनमें से 2 नियम के अनुसार किरणें लाएंगे। यहाँ से पहली किरण हम मुख्य फोकस से होकर लाते हैं, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लाते हैं, तो ये उसी दिशा में वापस हो जाती है और दोनों किरणें एक दूसरे को परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर काटेंगी। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। क्योंकि दोनों किरणें वास्तविक रूप में काटेंगी इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, यानी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा, कोमा उल्टा होगा वस्तु के सापेक्ष, और वस्तु से छोटा मुख्य फोकस पर बनेगा। कह सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर स्थित है अवतल दर्पण के सामने तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र यहाँ बहुत दूर अनंत होगा। ये कोई वस्तु स्थित है मुख्य अक्ष पर ए बी, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस होकर के यहाँ ये एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच मुख्य अक्ष पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सी व एफ के बीच बनता है। इसकी जो प्रकृति होगी वो प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा वस्तु से छोटा सी व एफ के बीच बनता है। इस तरह से 2 स्थितियां हो चुकी हैं। तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु और आगे लाएंगे यानी वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। तो नंबर 3, जब वस्तु
मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ये अवतल दर्पण है एम एन, ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु पहले वक्रता केंद्र के बाहर रखी थी, अब और आगे लाएंगे तो वस्तु मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र पर होगी ए बी। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब चूंकि वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र से किरण नहीं ले जाएंगे, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इस तरह से ये यहाँ काटेगी। तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा, यानी जो प्रकृति होगी इसकी, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, यानी प्रतिबिंब ना तो वस्तु से छोटा होगा ना बड़ा होगा, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है। इसके बाद अगली स्थिति आती है जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित है। नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ये कोई वस्तु है ए बी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ ये प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित होगी तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, यहाँ बहुत दूर अनंत होगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच स्थित थी तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना था, तो जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच स्थित होता है। तो इन दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की स्थितियां आपस में बदलती हैं, इसलिए ये दोनों स्थितियां संयुग्मी फोकस की स्थितियां कहलाती हैं। तो इस स्थिति में जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की, यानी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत व सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसके बाद अगली स्थिति आती है 5वीं स्थिति, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। मुख्य फोकस पर स्थित हो। ये वस्तु है ए बी, तो ये किरण मुख्य कक्ष के समांतर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर लौटेगी,
और दूसरी किरण इस वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण से टकराने के पश्चात इसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी और परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और समांतर किरणें मान लीजिए जाकर के अनंत पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित थी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब जाकर के अनंत पर बनता है। अंतिम स्थिति नंबर 6, जब वस्तु मुख्य फोकस व दर्पण के बीच स्थित हो, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो। ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित है। ये वस्तु है, ये भी एक किरण मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी और दूसरी किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तित होकर जी। क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जा रही हैं इसलिए यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी। जब इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया जाएगा तो दोनों किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश बनेगा। जब भी प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर बनता है तो ये आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। यानी जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनता है। इस तरह से अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और ये अंतिम स्थिति 6वीं स्थिति जब वस्तु F और P के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। यानी जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है और वस्तु से बराबर भी बन सकता है। यानी सभी स्थितियां संभव हो सकती हैं। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। माना ये उत्तल दर्पण है MN, ये दर्पण का वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस, ये कोई वस्तु स्थित है अनंत पर AB, इससे चलने वाली 2 किरण, एक किरण तो मुख्य फोकस की ओर जाएगी और एक वक्रता केंद्र की ओर। माना ये जो किरण है ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही थी तो ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस हो जाएगी
और दूसरी किरण जो होगी वो मुख्य फोकस की ओर जा रही थी। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य कक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए कहीं नहीं काटेंगी। जब इनको पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी और मुख्य फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति आती है जब वस्तु दर्पण के सामने मुख्य कक्ष पर स्थित हो। यानी जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित है। माना ये कोई वस्तु है, ये भी पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर, तो ये उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी और ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ए डैश बी डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ जो प्रकृति होगी, यानी जब वस्तु मुख्य अक्ष पर स्थित हो, उत्तल दर्पण के सामने हो, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा सदैव ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है, जबकि अवतल दर्पण में भी एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेकिन अवतल में प्रतिबिंब बस आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। इस तरह से प्रतिबिंब बनने के नियम खत्म होते हैं और आज का टॉपिक समाप्त।